अस्सलाम वालेकुम। हमारा आज का टॉपिक है थ्रोम्बोसिस और थ्रोम्बोसिस में हम पढ़ेंगे कि थ्रोम्बस कैसे बनता है, थ्रोम्बस फॉर्मेशन एक्चुअली होती कैसे है और थ्रोम्बोसिस होता क्या है, ब्लड क्लॉट्स का बनना, हमारे ब्लड क्लॉट्स क्यों बनते हैं, ब्लड क्लॉट्स करते क्या क्या हैं, कौन कौन से हमारे अंदर डिजीजेस करवाते हैं। और आपको मैं ये पहले भी पढ़ा चुकी हूँ कि जब ब्लड क्लॉट बनता है और वो एक जगह मतलब वो थ्रोम्बस फॉर्मेशन करवाता है, और जब वो थ्रोम्बस फॉर्मेशन जो है मतलब पूरा का पूरा थ्रोम्बस बन जाता है और वो डिसलॉज हो जाए उस जगह से जहाँ पर वो बना है, देन इट इज़ कॉल्ड एन एम्बोलिज्म। एंड एम्बोलिज्म इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ डिजीज, क्योंकि थ्रोम्बस किसी और जगह पे बनता है, वो फिर किसी और जगह पर पहुंचता है और जाकर वहाँ पर डिजीज करवाता है। किसी भी आर्टरी में, किसी भी बाइफर्केटिंग आर्टरी में जाकर वो अगर रास्ता रोक दे और वहाँ पर उस आर्टरी को उस जगह से आगे जो है सप्लाई, ब्लड की सप्लाई वो रोक दे, तो फिर वो वहाँ पर इन्फेक्शन करवा देता है, वहाँ पर लॉस ऑफ ऑक्सीजन, लॉस ऑफ ब्लड सप्लाई हो जाता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन जो है वो वहाँ पर पहुँच नहीं पाता है, तो जो कि आहिस्ता आहिस्ता उस टिश्यू की डेथ करवा देता है। What are the main objectives of the thrombosis? First of all, we have to check it out what it is called, what is the definition of thrombosis, that is called introduction लेना कि thrombosis होती क्या है, उसका किसी तरह से एक overview लेना. After that we'll go for causes, in which there is endothelial injury, the abnormal blood flow, the hypercoagulability, जिसको हम विट्रोस स्ट्राइड भी कहते हैं thrombosis के अंदर. तो अभी हम डिस्कस करेंगे, अभी आपको एक इमेज भी दिखाएंगे कि विट्रोस स्ट्राइड क्या होती है, किस तरह से ये आपस में लिंक्ड होते हैं. Thrombosis is actually the process of blood clot, also known as a thrombus, forming in a blood vessel. This clot can block or obstruct the blood flow in the affected area where it is formed, as well as cause the serious complications if the clot moves to a crucial part of the circulatory system, such as the brain or the lungs or the heart or the kidney. Wherever it goes, it will rupture the artery and it will block the pathway, it will block the circulation, and it will lead to a serious disease, a serious illness. अब अगर ये जाकर ब्रेन में हैमरेज करवा देता है तो it will destroy your capillaries, it will destroy your nervous system, क्योंकि वहां पर ऑक्सीजन की सप्लाई ऑब्वियसली खत्म हो जाएगी. आपको पता है जब भी किसी सेल को नॉर्मल ऑक्सीजन ना मिले तो वो हाइपोक्सिक कंडीशन में जाता है, और जैसे ही हाइपोक्सिक कंडीशन आती है इट विल लीड डेथ. और सेल डेथ होना खासतौर पे न्यूरॉन्स की, तो वो किसी भी तरह रिवर्सिबल नहीं होता है. न्यूरॉन्स रीजेनरेट नहीं करते हैं, ना ही नए आते हैं. जो सेल्स डेड हो जाते हैं वो फिर डेड ही रहते हैं. द मेन कॉजेज, first of all, the first cause is endothelial injury, in which the endothelium will be injured. Basically endothelium क्या होती है, वो लेयर होती है, इंटरनल लेयर होती है ब्लड वेसल की. अब उसका डैमेज हो जाना, उसकी इंजरी हो जाना, ये पहली कॉज है. आफ्टर दैट स्टेसिस और द टर्बुलेंट ब्लड फ्लो. ब्लड फ्लो नॉर्मल होता है हमारी ब्लड कैपिलरीज, ब्लड वेन्स, ब्लड आर्टरीज के अंदर, लेकिन अगर वो स्टेसिस या टर्बुलेंस शो करता है तो फिर वो क्या है, वो ब्लड फ्लो जो है वो खराब ब्लड फ्लो है. वो किस तरह से थ्रोम्बोस को लीड करता है अभी जाकर हम ये भी पढ़ेंगे. साथ ही साथ आता है हाइपर कोआगुलेबिलिटी ऑफ द ब्लड, और इसको, इन तीनों को मिलाकर कहते हैं विर्चोज ट्राइड. ट्राइड मतलब तीन से मिलकर बना है. विर्चोज इसको हिस्ट्री की वजह से नाम दिया हुआ है, इट इज समहाउ रिलेटेड टू विर्चो. तो अभी हम अगली इमेज में देखते हैं. आप यहां देख सकते हैं कि स्टेसिस, वेसल वॉल इंजरी एंड हाइपर कोआगुलेबिलिटी, दीज थ्री थिंग्स आर कॉजिंग द थ्रोम्बोसिस. अगर हमारे यहाँ एंडोथेलियल इंजरी हो जाती है तो इट विल ultimately lead to the stasis, and stasis will lead to hypercoagulability, and these three will form the thrombus. And thrombosis का इन तीनों चीजों से मेन लिंक है, एक दूसरे को कॉज करती हैं ये, और फिर अल्टीमेटली ये थ्रोम्बोसिस करवा देती है. These three are interlinked.
जब भी किसी ब्लड फ्लो में आपको जब टर्बुलेंस नजर आएगा, स्टेसिस नजर आएगा, तो वो भी थ्रोम्बस फॉर्मेशन में मदद करेगा। जब इंजरी हो जाएगी वेसल वॉल की और वहां पर प्लेटलेट्स आकर जुड़ना शुरू होंगे तो वो भी आपको थ्रोम्बस में हेल्प करेगा। जब हाइपर कोआगुलेबिलिटी हो जाएगी तो वो भी थ्रोम्बस फॉर्मेशन में हेल्प करेगा। एंडोथेलियल इंजरी बेसिकली है क्या? आपकी एंडोथेलियम किसी तरह इंजर्ड हो गई है, कोई चोट लगी है, कोई एक्सीडेंटल डैमेज हुआ है, कुछ भी ऐसा हुआ है जिसकी वजह से एंडोथेलियल इंजरी आ गई है। एक्चुअली दैट इज अ फिजिकल लॉस ऑफ द एंडोथेलियम दैट कैन लेड टू द एक्सपोजर ऑफ द सब एंडोथेलियम। अब सब एंडोथेलियम जो है वो एक्सपोज हो चुकी है, जिसके बाद क्या होगा, वहां पर प्लेटलेट्स की एडहेजन स्टार्ट हो जाएगी। प्लेटलेट्स वहां पर एडहेयर करेंगे। आपको अगर याद हो तो मैं आपको पढ़ाया था कि किस तरह से प्लेटलेट्स आकर जुड़ते हैं और कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं वो इसमें हेल्प आउट करते हैं। अगर अच्छा, अब यहाँ पे देखते हैं कि सिवियर एंडोथेलियल इंजरी में ट्रिगर द थ्रोम्बोसिस बाय एक्सपोजिंग वॉन विलीब्रेन फैक्टर एंड द टिश्यू फैक्टर्स। अब आपको पता है ये पूरा का पूरा वो दरअसल प्रोसेस स्टार्ट हो गया, जिसमें वो एक इंजरी के बाद किस तरह से आकर उस जगह को कवर्ड करते हैं, किस तरह से आकर नए सेल रिप्लेस होते हैं और उस दौरान किस तरह से वो थ्रोम्बस फॉर्मेशन होती है। Inflammation and other noxious stimuli also promote thrombosis by shifting the pattern of gene expression in the endothelium to one that is prothrombotic. Endothelial activation is believed to have an important role in triggering arterial thrombotic events. Endothelial activation basically है क्या? इट इज द एक्टिवेशन ऑफ प्लेटलेट्स, के प्लेटलेट्स आते हैं, आकर जुड़ते हैं और उसके बाद वहां पर टिश्यू फैक्टर रिलीज होना स्टार्ट हो जाता है। जब वहां टिश्यू फैक्टर रिलीज होता है, इफ यू विल रिमेंबर, वहां पर वेजो कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होती है। हीमोस्टेसिस जो प्राइमरी बनता है, उसके बाद सेकेंडरी हीमोस्टेसिस आता है और उसके बाद वहां पर एंटी थ्रोम्बोटिक काउंटर रेगुलेशंस आती हैं जो कि थ्रोम्बोसिस को रिमूव करती हैं, थ्रोम्बोसिस को कम करवाती हैं। आपको अगर याद हो तो मैंने आपको बताया था किस तरह से प्लेटलेट्स एडिशन होती है, वॉन विलीब्रेन फैक्टर आता है, साथ ही साथ एडीपी, TXA2 आते हैं और आकर वहां पर जुड़ते हैं। वो अपने फैक्टर्स जो हैं वो वहां पर आकर ग्रैन्यूल्स रिलीज करते हैं। मतलब जो हमारे सेल्स हैं, जो प्लेटलेट्स हैं, उनमें से ग्रैन्यूल्स रिलीज होते हैं ना, जो एडीपी है, TXA2 है, उसके बाद वो रिक्रूटमेंट करवाते हैं और फिर एग्रीगेशन कर देते हैं, हीमोस्टैटिक प्लग बन जाता है। अब वो जो प्लग बनता है वो अल्टीमेटली लीड टू द एंटी थ्रोम्ब, मतलब वो एक सेकेंडरी हीमोस्टेसिस की तरफ लीड करता है, जिसमें वहां पर फाइब्रिन भी आती है और फिब्रिन पॉलीमराइजेशन करवा देती है। और इसके अंदर इस सब के अंदर आपको कोगुलेशन कैस्केड भी याद आएगा कि मैंने आपको पढ़ाया था किस तरह से एक फैक्टर दूसरे फैक्टर को एक्टिवेट करता है। उसके बाद हमने बताया कि जब थ्रोम्बोसिस हो, मतलब पूरा वो थ्रोम्बस बनता है, तो फिर वहां पर एंटी थ्रोम्बो काउंटर रेगुलेशन आती है जो कि मजीद इसके ऊपर प्लेटलेट्स को जुड़ने से रोकती है, मजीद इसको बड़ा होने से रोकती है। अगर वो मजीद बड़ा हो जाए, क्योंकि इसके अंदर न्यूट्रोफिल्स भी ट्रैप होते हैं, इसके अंदर ब्लड सेल्स भी ट्रैप होते हैं, तो मतलब काफी ऊपर ना वो उभरा हुआ होता है और वो किसी तरह उसकी जगह को, उस साइट को ब्लॉक कर रहा होता है। तो हम क्या करते हैं, फिर उसको रिमूव करवाने की कोशिश करते हैं। अच्छा, वो अगर वहां से डिसलॉज होकर आगे चल पड़े तो वो भी एक अलग ही किस्म की बीमारी है जो कि खतरनाक हद तक हमारे लिए मसला पैदा कर सकती है। हाउ द एंडोथेलियम इज एक्टिवेटेड, या एंडोथेलियम डिसफंक्शनिंग क्या है? इट कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय डाइवर्स एक्सपोजर विच इज physical injury, infectious agents, abnormal blood flow, inflammatory mediators, metabolic abnormalities such as hypercholesterolemia, homocystinemia, and the toxins that are absorbed from the cigarette smoke. These all are the things which will lead to endothelial activation, जिसमें हम फिर वो बताएंगे कि किस तरह से वो प्लेटलेट्स एडहेजन स्टार्ट हुई और वो हीमोस्टैटिक प्लग बना और वो फिर बड़े से बड़ा होता गया और उसने वहां पर एक थ्रोम्बस बना लिया। एंड विद दिस देयर कम्स द प्रोकोगुलेंट चेंजेस in which the endothelial cells activated by the cytokines will lead to the expression of the thrombomodulin. What is thrombomodulin? The key modulator of the thrombin activity which is happening here. This may result in sustained activation of thrombin. अब थ्रोम्बिन हमारे पास एक्टिवेट हो चुका है, प्लेटलेट्स हमारे पास स्टिमुलेट हो चुके हैं और इन्फ्लेमेशन हमारे पास स्टार्ट हो चुकी हुई है। प्लेटलेट एक्सप्रेशन के साथ साथ इन्फ्लेमेटरी सेल्स जो हैं वो वहां पर हमें एक्सप्रेस हुए हुए नजर आ रहे हैं।
इसके साथ साथ इन्फ्लेम्ड एंडोथीलियम जो है क्या करता है, एंटी कोआगुलेंट की एक्सप्रेशन भी करवाता है, सच एज प्रोटीन सी एंड टिश्यू फैक्टर्स, protein inhibitors changes that further promote a procoagulant state. तो हमारे पास procoagulant state पूरी की पूरी बन जाती है with these expressions. Anti-fibrinolytic effects included activated endothelial cells which secretes plasminogen activator inhibitors which limit the fibrinolysis and downregulates the expression of plasminogen activators, an alteration that also favors the development of the thrombi. As I have told you before, these alterations will occur ultimately. Now we'll discuss an abnormal blood flow. What is an abnormal blood flow? हमें ये जानने के लिए ज़रूरी है कि हमें पता लगे कि what is normal blood flow. In the normal blood flow, the red blood cells, the platelets and the WBCs, they run in the middle side of a vessel or an artery. And on the sides which is in contact with the endothelium, this is plasma. तो क्या होता है कि जो साइड्स पे होता है वो प्लाज्मा चल रहा होता है और बीच में जो सेल्स हैं वो बड़ी तरतीब से आगे जा रहे होते हैं. तो सेल्स का बेसिकली एक्सपोजर नहीं होता एंडोथीलियम के साथ. तो प्लेटलेट्स का एक्सपोजर कब होता है, जब इंजरी होती है, जब एंडोथीलियल इंजरी होती है और वहां पर उसकी जरूरत होती है, वो वहां जाता है, वहां पर फिब्रिन एक्टिवेशन कराता है, थ्रोम्बिन एक्टिवेशन करवाता है. तो टर्बुलेंस क्या है? टर्बुलेंस एक चॉटिक ब्लड फ्लो है दैट कंट्रीब्यूट्स टू द आर्टीरियल एंड द कार्डियक थ्रोम्बोसिस बाय कॉजिंग द एंडोथेलियल इंजरी, एंड सेम एज फॉर द स्टेसिस that is a major factor in the development of venous thrombi. So stasis and turbulence both will cause the endothelial injury, and endothelial injury will lead to the thrombosis. Effects of the turbulence and the stasis. They both promote endothelial cell activation and enhance the procoagulant activity, which I've told before, which we have discussed before, in part through the flow induced changes in the endothelial gene expression. Stasis allows platelets and the leukocytes to come into contact with the endothelium when the flow is sluggish, and leukocytes will be entrapped in that thrombus, and our blood RBCs will also be entrapped in this thrombus. अगर आपको वो हीमोस्टैटिक प्लग याद हो, आप अपनी बुक्स के अंदर चेक कीजिएगा कि आपको वो इमेज नजर आएगी जिसके अंदर ये ल्यूकोसाइट्स और वो मतलब जो मैक्रोफेजेस हैं और रेड ब्लड सेल्स हैं वो सारे के सारे आपको इंट्रैप्ड हुए वो थ्रोम्बस के अंदर नजर आ रहे होंगे. तो स्टेसिस भी और टर्बुलेंस भी जो है वो दोनों के दोनों एंडोथेलियल आपको पता है एक्टिवेशन के अंदर हेल्प आउट करते हैं. स्टेसिस ऑल्सो स्लोज द वॉश आउट ऑफ द एक्टिवेटेड क्लॉटिंग फैक्टर्स, तो impedes the inflow of clotting factors inhibitors. So it will slow down the washout of the activated clotting factors. Activated clotting factors will not be eliminated and it will be there, और वहां पर वो क्लॉटिंग पे क्लॉटिंग करवाते जाएंगे. Then comes the hypercoagulability. What is hypercoagulability? Hypercoagulability refers to an abnormally high tendency of the blood to clot, and is typically caused by the alteration in the coagulation factors. And what kind of changes are that? What kind of alterations are these? It contributes infrequently to the arterial or intracardiac thrombosis, but it is an important underlying risk factor for the venous thrombosis. If you guys remember, I have talked about deep vein thrombus that is formed in the deep veins of the legs. लेग्स के अंदर ये थ्रोम्बस बनाता था और फिर वो आपको पता है कि अल्टीमेटली लीड टू द मायोकार्डियल इन्फेक्शन, क्योंकि वो वहां जाता है और वहां जाकर क्लॉट जो है वो हेमरेज करवा देता है. किसी भी तरह वो किसी आर्टरी को रप्चर करता है और अगर कोई मेजर आर्टरी रप्चर हो जाए तो फौरी तौर पर वहां पर ब्लड फ्लो जो है वो वहां पर पहुंचना कम हो जाता है. द ऑल्ट्रेशन ऑफ द कोगुलेशन पाथवेज दैट प्रीडिस्पोज affected person to the thrombosis can be divided into primary and the secondary disorders. What are the primary disorders and what are the secondary disorders we will discuss? Let's discuss the primary states and the secondary states. Primary states included the genetic causes, जो कि हमारी commonly 1% से ज़्यादा लोगों के अंदर, ज़्यादा population के अंदर पाई जाती है. वो है factor 5 mutation,
that is G161A mutation, factor 5 laden. Prothrombin mutation, that is G20210A variant. अब ये क्या है एक्चुअली, वो जीन्स बता रहे हैं जो हमारे क्रोमोसोम्स के अंदर मौजूद हैं, उनकी लोकेशन को बताया जा रहा है, उनका कोड बताया जा रहा है. Every genes has a code. Then comes 5 to 10 methylene tetrahydrofolate reductase, that is homozygous C677T mutation. अब वो उस जीन की म्यूटेशन का नाम बता रहे हैं जिस जीन की म्यूटेशन हुई हुई है और उसके बाद ये डिजीज कॉज हो रही है. इंक्रीज लेवल ऑफ द फैक्टर 8, फैक्टर 9, फैक्टर 11 और द fibrinogen. These are the primary causes in which there are some rare deficiencies, in which there is antithrombin 3 deficiency, protein C deficiency, protein S deficiency. These are the rare causes, and very rare causes are the fibrinolysis defects and homozygous homocystinuria, जिसमें हमारे पास deficiency of सिस्टाथियोन बीटा सिंथेटेज की डेफिशिएंसी होती है. ये एक उसका एंजाइम का नाम है जिसकी डेफिशिएंसी के बाद होमोजाइगस होमोसिस्टिन्यूरिया हो रहा होता है. सो दीज वर द हाइपरकोagulability स्टेट्स. एंड अब तक हमने थ्रोम्बोसिस में जो डिस्कस किया है वो किया है इसका जो इसका विट्रोस्ट्राइड था, और हमने डिस्कस किया है कि किस तरह से इसका जो अब नॉर्मल फ्लो आ रहा है. अब नॉर्मल फ्लो एक नॉर्मल होता है और नॉर्मल से डिफरेंट जो है, जो कि नॉर्मली प्रेजेंट नहीं होता, वो है हमारा नॉन लीनियर फ्लो, जिसको हम कहते हैं कि जी इसका डिसरप्टेड लेमिनर फ्लो चल रहा है. और तो इसके अंदर उसके बाद हमने पढ़ा हाइपरकोagulability, जिसके अंदर हमने उसकी स्टेट्स पढ़ी और उसमें हमने बताया कि जेनेटिक थी और कुछ थी नॉन जेनेटिक. अब नॉन जेनेटिक में आता है हमारे पास सेकेंडरी कॉजेज या एक्वायर्ड वन, जिसमें हमारे पास हाई रिस्क पर क्या आता है, प्रोलॉन्ग बेड रेस्ट और इमोबिलाइजेशन, मायोकार्डियल इन्फेक्शन, एट्रियल फिब्रिलेशन, tissue injury, the cancer, the prosthetic cardiac valves, disseminated intravascular coagulation, heparin-induced thrombocytopenia and antiphospholipid antibody syndrome. The lower risk included the cardiomyopathy, nephrotic syndrome, hyperestrogenic state, oral contraceptive use, and sickle cell anemia and smoking. These are the cases, yeah, these are the diseases which will lead to the secondary state of the hypercoagulability. इसी के साथ हमारा पहला लेक्चर होता है खत्म. अब हम दूसरे लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि इसकी मॉर्फोलॉजी क्या है, किस तरह से बना हुआ है.